इस वक्त भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब जल रहे हैं इस वक्त। आपके पास कुछ फॉर्मूला है? इस देश को इसके पहले इतनी मजबूत सरकार की जरूरत नहीं पड़ी थी जितनी इन दिनों आवश्यकता खड़ी हुई है, और उसके दो मूल कारण हैं। एक, नेपाल में माओवाद का कब्जा, पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर, नक्सलिज्म, पाकिस्तान में तालिबान का कब्जा, और हिंदुस्तान के दरवाजे पर वो दस्तक दे रहे हैं। बांग्लादेश पर अलकायदा का कब्जा, हुजी का कब्जा, ये सारे चारों तरफ जो चल रहा है, चाइना जिस प्रकार से श्रीलंका में प्रवेश कर रहा है, किस तरफ मोड़ेगा अभी तक भारत सरकार चुप है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत बता रहा है, भारत सरकार चुप है। ये जो हम संकट से घिरे हुए हैं, ऐसे समय देश में एक मजबूत निर्णायक ऐसे सरकार की जरूरत है। अभी आपने बात की मजबूत नेता, निर्णायक सरकार। अब इस पर जो विरोधी दल है उनका कहना है कि मजबूत नेता किस चीज का? जब मजबूत नेता की सरकार थी, निर्णायक सरकार थी, तो आप आतंकवादियों को अफगानिस्तान छोड़कर आए। एक तो मुझे खुशी की बात है कि बीजेपी के मजबूत नेता निर्णायक सरकार मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार रिस्पॉन्ड करना पड़ा, मतलब कि हम एजेंडा सेट कर पाए, और उनको बार बार नहीं हम मजबूत हैं समझाना पड़ा। मजबूत सरकार, पोटा का कानून दमखम के साथ बना दिया, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, फांसी के तख्त तक ले गए, यहां के जितने चक्के बक्के थे सबको पकड़ के रख दिया। अक्षरधाम में हमला हुआ, 4 घंटे के भीतर मार गिराया सबको, और पुलिस के पहुंचने के बाद एक भी निर्दोष नागरिक को मारने नहीं दिया, और सबको सजा भी करवा दी। ये मजबूती का उदाहरण है। जबकि चनारे शरीफ, जिसमें कोई बंधक नहीं था, चनारे शरीफ में आतंकवादियों को घेर लिया गया था, और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और हिंदुस्तान की सेना वेटर की तरह चनारे शरीफ में चिकन बिरयानी परोसने के लिए लगा दी गई, और सेफ पैसेज दे करके 5 आतंकवादियों को पाकिस्तान जाकर के छोड़ के आए थे ये कांग्रेस वाले। नंबर 2, 2005 में 60 नक्सलवादियों की कोर टीम, आंध्र में उनकी मीटिंग चल रही थी, सुरक्षा बलों ने उनको घेर लिया। टॉप मोस्ट टीम ऑफ द नक्सलिज्म ये कब्जे में आने वाली थी। दिल्ली सरकार और आंध्र की सरकार राजनीतिक कारणों से सुरक्षा बलों को विड्रॉ कर दिया और सेफ पैसे दिया, और नक्सलवाद के मेन कोर टीम थी सारी बच के निकल गई। ये सारे खेल करने वालों को ये सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं है। ये मजबूर लोग हैं। अफजल गुरु को फांसी नहीं दे पा रहे, वो क्या देश को मजबूती का संदेश दे सकते हैं? एक ही इसमें दिक्कत है, वो एक ही श्रेय जो अच्छे काम लिए उसका श्रेय तो सब ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि उन आतंकवादियों को कांधार छोड़ने का फैसला किसका था। आप देखिए, अडवाणी जी कहते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, जसवंत सिंह कहते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, और अटल जी तो अभी बोल ही नहीं पा रहे। उसका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। नंबर 1, अगर कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत होती, जिस समय कंधार में विमान पड़ा था, कांग्रेस पार्टी मेन ऑपोजिशन थी, क्या उसका जिम्मा नहीं था वो खुल करके मैदान में आए? अटल जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, क्या उन्होंने हिम्मत के साथ नहीं कहना चाहिए था कि 150 लोगों को मरना है तो मरने दो, विमान को फूंकते तो फूंकने दो, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो? ये बोलने से प्रिंसिपल ऑपोजिशन को किसने रोका था? क्या उस समय लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता ने स्टेटमेंट देना चाहिए था कि नहीं? उन्होंने अटल जी के घर के बाहर धरने करने चाहिए थे कि नहीं? उन्होंने काले झंडे दिखाने चाहिए थे कि नहीं? हम जैसों के पुतले जलाने चाहिए थे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी आज हिम्मत हो तो बता दे, हाँ 150 लोगों को, निर्दोष लोगों को मरने देने के हम पक्ष में थे, इतना बोल दे कांग्रेस। बेईमानी न करे देश के साथ। कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट बैंक है, जिसको हम वोट बैंक कहते हैं, वोटर, उसमें और जो अंतर है वो यह है कि कांग्रेस प्लस मुस्लिम है, बीजेपी माइनस मुस्लिम है। और वरुण गांधी का जैसे भाषण हुआ इस बार, आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के जब भाषण होते हैं तो उससे जो कोई पोटेंशियल मुसलमान वोटर होगा भी आपका, वो भी दूर जाएगा? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है भाई? आप देखिए गुजरात,
मैं हमेशा बोलता हूं 5.5 करोड़ गुजराती, मेरा क्या नुकसान हुआ है? ये जरूरी है क्या देश को हिंदू मुसलमान में बांट करके ही देश चलाना? ये कांग्रेस को ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा और हम छुड़वा के रहेंगे। मैं बताता हूं, आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए। सच्चर कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई है, सच्चर कमेटी कहती है आप गुजरात को इतना बदनाम करने में घूमने वाले जितने भी अवार्ड लेने के लिए घूम रहे हैं, जो लोग पद्मश्री बनने के लिए घूम रहे हैं, वो जरा सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लें। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है पूरे हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम मुसलमान की कहीं ज्यादा है तो गुजरात में है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षा मुसलमानों की कहीं है तो गुजरात में है। पूरे हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं है तो गुजरात में है। पूरा देश में उच्च पदों पर सरकार में मुसलमान कहीं ज्यादा है तो गुजरात में है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों के बैंक अकाउंट कहीं है तो गुजरात में है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बैंकों में बचत अगर कहीं किसी की है तो गुजरात के मुसलमानों की। ये पैरामीटर, सैकड़ों पैरामीटर हैं। सच्चर कमेटी कह रही है कि गुजरात का मुसलमान शिक्षित है, सुरक्षित है, सुखी है, धन बचाता है, बढ़ता है। जबकि जो सेकुलरिज्म का दावा करते रहे, लालू के जमाने में मुसलमानों की दुर्दशा क्या हुई? पश्चिम बंगाल 30 साल से बैठा है, वहां सबसे ज्यादा मुसलमान की हालत खराब है। कांग्रेस पार्टी 60 साल से राज करती रही, पूरे देश में उन्होंने तबाह करके रखा है मुसलमानों का। इसलिए देश की जनता में सचमुच में लोगों की भलाई कहां होती है, आम आदमी का भला कहां होता है, उसके आंकड़े। और सच्चर कमेटी मेरी नहीं है, कांग्रेस ने बनाई थी। और एक दिन ये सारे लोग कभी आपके लिए वोट करेंगे, नरेंद्र मोदी के लिए, आपको ऐसी उम्मीद है? मैं अभी भी कहता हूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ने देश को बर्बाद कर दिया है। ये कुर्सी के लिए देश चलाना, इसी का तो बर्बादी का कारण है। देश जनता के लिए चलना चाहिए, सरकार जनता की भलाई के लिए चलनी चाहिए। सरकारें चुनने के लिए नहीं होनी चाहिए, और मैं इसका विरोधी हूं। और गुजरात की सफलता का कारण भी यही है कि जनता की भलाई करो, चुनाव के नतीजे जो आने हैं आएंगे। ये कुर्सी भक्तों ने देश को बर्बाद किया है। देशभक्ति का माहौल आवश्यक है। मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद ये रखते हैं कि आपने जो बातें कही, जो आपका प्रोजेक्शन है वो सही हो बीजेपी को लेकर। भैया ऐसा है, मैं ज्योतिषी के नाते नहीं बता रहा हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं खुद दौरा करता हूं। 300 से अधिक जगहों पर जाने का मुझे अवसर मिला है, और इसलिए जनता की नब्ज को देख करके मैं बता रहा हूं। और कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन के कारण जो उन्होंने कदम उठाए, इससे भी साफ लग रहा है। चलते चलते प्रियंका के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? बुढ़िया पार्टी थी पहले, फिर उसके बाद वो गुड़िया पार्टी हुई, उसके बाद उन्होंने आपसे सवाल किया कि आपको वो इतनी बुढ़िया लगती हैं क्या? एक बार भी मैं किसी का नाम नहीं बोला हुआ है। ये पगड़ी पहन लेने का रिवाज कहां से शुरू हुआ है जी? मैं न किसी का नाम बोल रहा हूं। मैं अगर बोलूं 125 ईयर ओल्ड कांग्रेस, लेकिन वही बात हिंदी में बोलूं तो आपको विवाद लगता है। आप भी बोलोगे 125 ईयर ओल्ड पार्टी, यही बोलो। मैं अगर कांग्रेसी होता, दावे के साथ मोदी का मुंह चुप कर देता और बताता यस वी आर फील प्राउड, हम 125 ईयर के हैं, हमने देश के लिए काम किया है। आप अगर आजादी का आंदोलन, आप प्रियंका की जगह होते तो आपका रिएक्शन क्या होता? नहीं, पहली बात यह है कि 125 साल ओन करना चाहिए। ये बात क्यों रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है जी। आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, राहुल को आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? कोई भविष्य आप देखते हैं कि राहुल विल मेक इट वन डे? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब भी चुनाव आएगा उस समय देश की जनता तय करे, लेकिन देश इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहेगा, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा। देश डेमोक्रेटिक प्रोसेस से प्राइम मिनिस्टर चाहेगा, डायनेस्टी प्रोसेस से नहीं चाहेगा। देश पीपल सपोर्ट वाला प्राइम मिनिस्टर चाहेगा, परिवार सपोर्ट वाला नहीं चाहेगा। जो पॉलिटिकल पंडित हैं देश के, वो ये कहते हैं 2014 का जो चुनाव होगा, अगला चुनाव, वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होगा। दोनों में से एक को चुनना होगा देश को। भाइयों बहनों, मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी गुजरात असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। और आप दिल्ली नहीं जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मोदी जी।